गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाइन्थ हिंदी स्टैंडर्ड में आज हम व्याकरण विभाग में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में समझने जा रहे हैं। तो वाक्य हम जब लिखते हैं तो वाक्य का एक चौक्कस बंधारण होता है कि शुरुआत कौन से पद से होती है, मध्य में कौन से पद आते हैं और लास्ट में कौन से पद से उसका समाप्ति पद वाक्य पूरा होता है। ये पूरा एक पदक्रम है कि सभी पद क्रम में और चौक्कस स्थान पे आने चाहिए। यही बात यहाँ पे हमें समझनी है। तो भाषा के वर्ण, अक्षर, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं कि जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। मानक यानी जिसे माना गया है, स्वीकार्य है नियम के मुताबिक। तो यहाँ पे जैसे हम कर्ता, कर्म, क्रियापद, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, तो इस प्रकार का एक हमने क्रम बनाया है कि कर्ता पहले आता है, बाद में उसका कर्म, बाद में क्रियापद, बाद में जो शब्द है, अन्य शब्द है, वो आते हैं। तो ये पूरा क्रम हमें याद रख के उसी के आधार पर क्रिया के पहले, क्रिया के बाद, ये सारे नियम को याद करके यानी कि ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य की रचना करनी चाहिए। यानी कि सही वाक्य संरचना किस तरह से की जाती है, ये टॉपिक पूरा हमें इस चैप्टर से पढ़ना है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्ध है। हमें ये वाक्य याद रखना है कि नियम के मुताबिक जो वाक्य नहीं है वह वाक्य अशुद्ध कहलाएगा और नियम के मुताबिक जो वाक्य है वो वाक्य शुद्ध कहलाएगा। क्लियर? ये उसका अर्थ क्लियर हो गया। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। व्याकरणिक नियम और व्याकरणिक नियमों में व्याकरण के सभी पद, वाक्य में आने वाले सभी शब्द कुछ न कुछ अर्थ लेकर के आते हैं। तो अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इसको हमें ध्यान में रखना है। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक यानी अर्थ के साथ और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। हमें स्पष्टता, वाक्य की स्पष्टता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। ये तीन बातें हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे कुछ नियम रखे गए हैं और उस नियम को हमें जानना है कि किस तरह से सही वाक्य की रचना होती है। पहला है पदक्रम संबंधी नियम। पद का सही क्रम, कर्ता, कर्म, क्रियापद। क्लियर? उसी के आधार पर हमें काम करना है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। किसी भी पद को किसी भी जगह पे हम नहीं रख सकते। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। तो हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है कि वाक्य में पहला नियम है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और तथा अन्य अंत में क्रिया आते हैं। ये क्रम हमें पहले याद रखना है। कर्ता, कर्म, क्रियापद, बस ये इसको हमने रट के दिमाग में फिट कर देना है। कर्ता, कर्म, क्रियापद, ये उसका क्रम है। दृष्टांत के तौर पर देखते हैं कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो जितेंद्र ये कर्ता हुआ, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट उसका कर्म है और खेलना उसकी क्रिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो कर्ता, कर्म, क्रियापद। दूसरा नियम है कि कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक यानी कि बाकी रह गए हैं वो शब्द
कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो यहाँ पे संप्रदान विभक्ति है, चौथी विभक्ति। तो माँ खाना बनाना, कर्ता और क्रियापद है। खाना बनाना उसका कर्म है, तो उसके बीच में क्या है, पुत्रों के लिए। ये शब्द दोनों अपने पुत्रों के लिए, ये जो शब्द है वो कर्ता और कर्म के बीच में रहते हैं। माताजी चाकू से फल काटती है, तो फल काटना ये कर्म है और माताजी करता है, तो बाकी के शेष शब्द है चाकू से, वो कहाँ पे रह गए, बीच में रह गए। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो कर्ता और कर्म के बीच वाले शब्द जो शेष कारक हम कहेंगे, शेष यानी बाकी। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रियंदा ने मनमोहन, प्रियंदा यहाँ पे प्रियोदा आएगा, प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। तो यहाँ पे क्या हमने याद रखना है कि कर्म के बाद भी प्रयुक्त होते हैं कोई कारक, कौन सा। तो प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, वो बाद में आया। तीसरा नियम है प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। देखते हैं किस तरह। अपराधी का पता चला, प्रश्नवाचक पद है चलना, पता चलने की बात है, तो प्रश्न के पहले, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं। तो ये प्रश्नवाचक यानी कि जिस हकीकत के बारे में हम जानना चाहते हैं वो प्रश्नार्थ चिन्ह के पहले आता है। चौथा नियम है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये जो क्रिया विशेषण है वो सदैव यानी हमेशा क्रियापद के पूर्व आते हैं। कैसे, देखते हैं कि मोहन धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी है, चलने की क्रिया है, लेकिन मोहन किस तरह से, मोहन करता हुआ क्रिया हुई उसकी चलने की, लेकिन वो क्रिया विशेषण कौन सा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो चलने की क्रिया के पूर्व ही क्रिया विशेषण आया है, धीरे धीरे। क्लियर, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, क्रिया चल रहा है उसके पहले आता है। दूसरा दृष्टांत देखते हैं कि श्याम तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया हुई, उससे पहले कैसे दौड़ रहा है, किस तरह से, तो तेजी से ये क्रिया विशेषण है और क्रिया से पूर्व आया हुआ है। तो ये नियम हुआ। एक ही याद रखना है, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, फटाफट चल रहा हूँ, तो ये सारे क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। पांचवा नियम, वाक्य के विभिन्न पदों में के बीच तर्क संगति होनी चाहिए, यानी कि सुसंगतता। अस्त व्यस्तता यहाँ पे चलेगी नहीं। किस तरह से, देखते हैं कि एक अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दोनों रख के यहाँ पे बताया गया है कि तर्क संगत एक वाक्य का दूसरे वाक्य या एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, उसकी बात बताई गई है। तो छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, तो एक और फूलों, तर्क संगतता नहीं है यहाँ पे, तो अशुद्ध वाक्य हो गया। हमें पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ गलती रह गई है। छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला, देखिए एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला, ये शुद्ध वाक्य है, तो तर्क संगत इसे कहेंगे। सुसंबंधित होना, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, पता ही चल जाता है शुद्ध गाय का दूध नहीं, गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। क्लियर, तो ये हुआ तर्क संगति। सिक्स्थ नियम, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। कैसे देखते हैं,
शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, क्रिया हुई मिलने की, तो नकारात्मकता है तो मिलेंगे से पहले नहीं शब्द आया, बस हमें याद रखना है। मिलेंगे नहीं ऐसा नहीं लिखना है, मांगेगा नहीं ऐसा भी नहीं, ज़्यादातर ऐसे बोलते रहते हैं हम। तो एक नियम ये भी आएगा कि मैं मेरा तू तेरा, ऐसा नहीं हो सकता। आगे एक नियम आएगा कि मैं मेरा काम करता हूँ तू तेरा काम कर, ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है। मैं अपना तू अपना, ये सही वाक्य है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो न या नहीं क्रिया से पहले क्रिया के बाद में नहीं आएंगे। क्लियर? तो शिक्षक शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, शिष्य क्षमा मांगेगा नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर? क्रिया लास्ट में आएंगी, बस ये याद रखना है। 7वां नियम है कि आग्रह के लिए न अव्यय यानी इनडेक्लिनेबल वर्ड, अपरिवर्तित होने वाले शब्द किसी भी परिस्थिति में वो चेंज होते नहीं है। अनचेंजेबल वर्ड्स जो है उसे अव्यय कहा जाता है। तो ऐसे न ये अव्यय है, न का नो नी नू ना ऐसा नहीं हो सकता, न नहीं रहता है, कहाँ भी उसे रखा जाए न नहीं रहेगा। तो आग्रह के लिए हम किसी को विनती करते हैं तब न, ये नकारात्मक नेगेटिव न नहीं है यहाँ पे, तो इस अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। चलोगे ना, तुम भी जाओ ना, तो ये विनंती सूचक शब्द न का उपयोग लास्ट में होगा, ये याद रखना है। फिर आया ये पदक्रम हुआ। अब दूसरा है अन्वय संबंधी। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता, एक साथ जुड़ना, सुसंगतता को तो याद रखना ही है। तो अन्वय यानी मेल, एक दूसरे का सम्मेलन, अच्छी तरह से साथ में होना, ये बताता है। तो वाक्यों में पदों की क्रिया का उससे लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। ये वाक्य हमें याद रखना है कि वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, जेंडर, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। यानी कि ये चारों के अनुरूप शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अन्वय संबंधी नियम में पहला नियम है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन में रहती है। ये नियम हमें याद नहीं भी रहते हैं तो हम वाक्य को जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो अपने आप वो शुद्धता उसमें आ जाती है। देखते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पे, पुल्लिंग एक वचन, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित, विभक्ति यानी केसेस जो हमने बताए हैं, संस्कृत में भी है विभक्ति केसेस। तो कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ऐसे 8 विभक्ति है। तो ये प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय, तो विभक्ति प्रत्यय के साथ यहाँ पे बताया गया है कि माँ ने विभक्ति लड़की को बुलाई, तो गलत, माँ ने लड़की को बुलाया। माँ है, लड़की है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, फिर भी बुलाया शब्द ये पुल्लिंग एक वचन में आता है। क्यों? विभक्ति सहित है, कर्ता और कर्म दोनों। माँ करता है, कर्म लड़की है, दोनों विभक्ति सहित है। कौन सी विभक्ति? एक है ने के साथ, एक है को के साथ। क्लियर? तो दोनों विभक्ति सहित है, इसलिए बुलाया एक वचन पुल्लिंग आएगा। क्या आपने मीना को पहचानी? मीना है लेकिन उसे पहचाने स्त्रीलिंग के आधार पर नहीं लिख सकते। किस तरह से? तो क्या आपने मीना को पहचाना, तो ये आपने और मीना को विभक्ति सहित है, कर्ता और कर्म, तो पुल्लिंग एक वचन आएगा। बस ये याद रखना है। भिन्न भिन्न लिंगों की 2 या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। किस तरह से देखते हैं? राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, ये 3 शब्द हैं।
तो राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए, यहाँ पे बहुवचन का उपयोग किया गया है। गाय और बैल चर रहे हैं। राजा और रानी नगर में गए, तो यहाँ पे दोनों शब्द अलग अलग भी है, फिर भी गया रहा ऐसा एक वचन हम लिख सकते नहीं है। तो दूसरा एक दृष्टांत देख लेते हैं कि राजा और रानी नगर में गए, जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। तो तीनों बहुवचन के आधार पर हुई, यानी कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। क्लियर? यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्तिवाचक शब्द है, यहाँ पे जातिवाचक भी है, और दोनों पुल्लिंग एक वचन में आते हैं, पुल्लिंग बहुवचन में आते हैं। फिर आगे का नियम कि यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, जेंडर, तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। पता नहीं है तो पुल्लिंग में, बस ये याद रखना है। कर्ता का लिंग हमें पता नहीं है तो वो पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगा। किस तरह से? तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? यहाँ पे तुम्हारा शब्द का जो प्रोनाउन सर्वनाम का उपयोग किया गया है, तुम्हारा, तो तुम्हारा सर्वनाम है, उससे हमें पता नहीं चलता है कि वो तुम्हारा यानी कौन, लड़की है, लड़का है, पता नहीं है। तो इस वक्त हमें पुल्लिंग में ही उसे प्रयुक्त करना होगा, बस ये याद रखना है। आदरार्थक, आदर के लिए, आदर के अर्थ के लिए एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में मानवाचक, जैसे हम कहते हैं ना कि मानवाचक वाक्य जो आता है उसमें भले ही एक वचन होता है लेकिन बहुवचन में क्रिया प्रस्तुत होती है। किस तरह से? तो गांधी जी महान नेता थे, गांधी जी महान नेता था, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्लियर? मानवाचक, किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाए मानवाचक है तो बहुवचन में ही क्रिया आएगी, बस ये याद रखना है। आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बुंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। वो तो उसमें ही पता चल जाता है कि उसके आंसू रुकते ही नहीं, उसके आंसू रुकता ही नहीं, आंसू, ऐसे ही वो शब्द ही बहुवचनवाचक है। दर्शन, दर्शन, दाम, कैसा, यहाँ पे ये शब्द कैसे के, प्राण कैसे, दाम कैसे, दर्शन कैसे, बहुवचनवाचक शब्द है, इसलिए उसे बहुवचन में लिया जाता है। प्रत्येक, हर एक आदि ये अव्ययी शब्द है शब्द। तो ये शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, क्योंकि प्रति एक की बात है और एक को अलग करके बात बताई गई है। तो गलत वाक्य और सही वाक्य देखते हैं। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो ये नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलर एक सभी की बात है, लेकिन फिर भी क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। प्रति एक, इसका मीनिंग ऐसा होता है, प्रति एक, प्रति प्लस एक। क्लियर? तो प्रत्येक, हर एक और एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है कि जैसा सर्वनाम वैसे लिंग, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, किस तरह से दोनों का क्रम समानता बताई गई है कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है, गलत, सही, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। तो यहाँ पे कहाँ, स्कूल कैसा, स्कूल पुल्लिंगवाचक है तो तुम्हारा स्कूल आएगा, सर्वनाम भी लिंग के अनुसार, संज्ञा के अनुसार ही आएगा। यह मेरी कॉलेज है, कॉलेज कैसा, तो पुल्लिंग है तो मेरा आएगा। उसका देह कैसी, स्त्रीलिंग है तो उसकी होगा। आवाज़ कैसी, तो उनका नहीं, उनकी होगा, स्त्रीलिंग के आधार पर। क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी आवाज़, उसकी देह, मेरा कॉलेज। क्लियर?
संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार सर्वनाम, संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण, ये याद रखना है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। गलत कौन सा है? तो कि आज मौसम सुहावनी है, ऐसा नहीं लिख सकते। मौसम कैसा, पुल्लिंग शब्द है तो सुहावना ही आएगा। तो सही वाक्य में बताया गया है आज मौसम सुहावना है। आजकल कपास महंगा है, कपास कैसी, हिंदी में ऐसा होता है। तो कपास महंगी है, उसका नाक लंबा है, तो नाक कैसी होता है इसलिए उसकी होगा, उसकी नाक लंबी है। पीतल पीली होती है, पीतल कैसा है, इस तरह से पुल्लिंग है इसलिए पीतल पीला होता है। तो उसी के आधार पर संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और सर्वनाम भी उसी के आधार पर, विशेषण भी उसी के आधार पर। विशेषण का मीनिंग है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, उसे विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव। तो संज्ञा के लिंग के अनुसार, संज्ञा यानी नाउन, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से लिखा जाए कि गलत वाक्य है कि मेरी आम सड़ी हुई है, तो आम कैसा होता है, तो मेरी नहीं आएगा, आम के आधार पर मेरा आम सड़ा हुआ है। क्लियर? तो क्रिया भी संज्ञा के लिंग के अनुसार ही होगी। फिर आगे, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति, रिलेटिव विभक्ति, शब्द का कर्ता का कर्म के साथ जो संबंध होता है वो का और की के आधार पर, उसका उसकी के आधार पर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसे? परमात्मा का महिमा अपार है, परमात्मा की महिमा अपार है। महिमा कैसे? यहाँ पे महिमा की बात बताई गई, तो परमात्मा की। क्लियर? अन्य नियम में विभक्ति संबंधी नियम, विभक्ति लगाने पर यह, ए, वह, वे, कौन, जो, कोई, जैसे जो सर्वनाम है के रूप बदल जाते हैं विभक्ति लगाने पर। किस तरह से? विभक्ति रहित हो तो यह आएगा और विभक्ति लगने पर इस आएगा। इसने, यहने, ऐसे नहीं, ने प्रत्यय लगा, विभक्ति लगे ना, ने, एग्जाम्पल के तौर पर, तो यह का इस होगा। मैं कहता हूँ कि इस विद्यार्थी ने, तो सही है, लेकिन मुझे विद्यार्थी को हटा के डायरेक्ट बोलना है कि इसने, तो इसने आया, लेकिन यह ने ऐसा नहीं कह सकता मैं। ने प्रत्यय लगाना है तो यह नहीं आएगा, यह का इस हो जाएगा। क्लियर? ये बात है यहाँ। यह घर में कौन रहता है, तो इस घर में कौन रहता है। क्लियर? ये आता है। ए का इन, वह का उस, ये। पुरुष संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। कैसे देखते हैं? संज्ञा में प्रत्यय अलग, संज्ञा से अलग, और सर्वनाम आता है तो जो इसने, इसने, इसका, उसका, तो उस, इस, इन, ये सब प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो ने, का, ये सब जो प्रत्यय है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके एक के प्रत्यय है यहाँ से, तो इस सर्वनाम के प्रत्यय दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। क्लियर? और यहाँ पे बताया गया है कि किसी का पेन, नाम लेते हैं किसी का कि धवन, धवन ने, ऐसा, धवन ने
दवन ने, देखिए द, न और ने, ये भी प्रत्यय है लेकिन दोनों अलग अलग। यहाँ पे ए, तो दवन नाम है, नाम के साथ प्रत्यय आता है तो अलग होता है संज्ञा के साथ, और दवन की जगह मैं सर्वनाम का उपयोग करता हूँ तो सर्वनाम के साथ आने वाले प्रत्यय उसके साथ जुड़े हुए आते हैं, बस ये याद रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना होगा। मैंने आगे बताया कि तू तेरा, ऐसा नहीं, तू अपना। मैं मेरा काम करता हूँ तो गलत होगा, मैं अपना काम करता हूँ सही है। वे उनकी, ऐसा नहीं, वे अपनी। तुम तुम्हारे, तू तेरा, ऐसा नहीं, तुम अपने, तुम अपना। क्लियर? शब्दों का उचित प्रयोग कि वाक्य के मुताबिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य के अर्थ के मुताबिक भी। तो शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। और किस तरह से देखते हैं कि शब्द के अर्थ में के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। गलत वाक्य और सही वाक्य के तफावत के साथ उसे समझते हैं। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा यानी सेवा के माध्यम से का ही शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ का तफावत है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा और शुश्रूषा में तफावत ये है कि शुश्रूषा रोगी की जाती है, माता पिता रोगी नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हम पूरे जिंदगी की बात करते हैं तो वो सेवा है। क्लियर? इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। गलत। आयु यानी जीवन का पूरा समय। इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, ये सही है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, इसलिए आयु नहीं होगा। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। गलत है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र का अर्थ भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो शस्त्र इसलिए कहा गया है जो हाथ में रखकर जिसका उपयोग किया जाता है वो शस्त्र, और हाथ से दूर करके जिसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि अस्त्र हाथ से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है। तो हाथ में रखकर जिसे चलाया जाता है वो शस्त्र, और हाथ से फेंककर जिसे चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। तो अस्त्र शस्त्र की बात यहाँ पे कही गई है। जो दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। दो बलाघात यानी कि एक ही अर्थ वाले दो शब्द को रखना गलत है। कैसे? तो इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा तो गलत है। इसके बावजूद वह आता जाता रहा। तो यहाँ पे इसे और इसके दो शब्द हैं, तो पता चल जाता है हमें कि इसके बावजूद वह आता जाता रहा, ये सही वाक्य है। शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे? अर्थहीन प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो जरूरत है तो रखना चाहिए, जरूरत नहीं है तो लिखना चाहिए नहीं। किस तरह से? तो एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध होता है। मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध। मात्र और केवल तो एक ही अर्थ वाले शब्द है, तो उसमें से किसी एक को लिया जाता है। केवल छात्रों के लिए लिख सकते हैं और मात्र छात्रों के लिए भी लिख सकते हैं। आपका भवदीय, तो दोनों का यहाँ पे एक ही अर्थ है, आपका और भवदीय। भवदीय का मीनिंग भी आपका ही होता है, तो कोई एक लिख सकते हैं। एप्लीकेशन में ज़्यादातर ऐसे होता है कि सविनय सह लिखते हैं ना, कि उपरोक्त विषय के आधार पर सविनय सह बताना है कि, तो ये भी गलत है। सविनय का मीनिंग हुआ विनय के साथ, तो बाद में सह लिखने की जरूरत नहीं है। सविनय भी लिख सकते हैं या विनय सह लिख सकते हैं। क्लियर? एक बात है यहाँ पे। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करना वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मुहावरे के वीडियो में मुहावरे का टॉपिक मैंने जब चलाया तब उसमें बता दिया गया है कि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करना अशुद्धता होती है। उसके मुंह से फूल गिरते हैं,
उसके मुंह से फूल जड़ते हैं, गिरते, ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर? तो अपने नाम के, दूसरा एक नियम, अपने नाम के साथ श्री शब्दों को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। मेरा नाम श्री महेश भाई है, ऐसा नहीं, मेरा नाम महेश भाई है। आप दूसरे के बारे में श्री लिख सकते हैं, अपने बारे में श्री लिख सकते नहीं है। तो ये हुआ शुद्ध शुद्ध वाक्यों का नियम और बंधारण। क्लियर? तो ये एक टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।